अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, मैं हूं आपका मेज़बान सुमैर। तो आज के नए प्रोग्राम में हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। दोस्तों, आज भी हमारे पास बहुत ज़बरदस्त खबरें हैं, लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे आयशा जहां ज़ेब के हवाले से। तो सोशल मीडिया पे आप लोगों ने आयशा जहां ज़ेब के हवाले से बहुत सारी ऐसी तस्वीरें देखी हैं जिस पर उनकी आंख के इर्द गिर्द बहुत गहरे नील पड़े हुए हैं, ज़ख्म और थप्पड़ों के निशान हैं। और उसके साथ साथ उनके एक तस्वीर मैंने देखी जिसमें उन्होंने अपने बाल दिखाए जो कि जड़ से उखड़े हुए हैं, मतलब उनको बालों से पकड़कर घसीटा गया है। और साथ में मतलब जो उनके आंखों के इर्द गिर्द जख्म है, जो नील है, उससे अंदाज़ा ये होता है कि बहुत ही वहशी तरीके से किसी ने उनको मारा है। आई मीन कि उनके अपने हस्बैंड ने मारा है। उनके हस्बैंड और उनकी लड़ाई क्यों हुई ये मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले ज़रा आप आयशा जहां ज़ेब के हवाले से थोड़ा सा जान लें बैकग्राउंड। वो बताती हैं खुद अपनी ज़ुबान से कि मैं बचपन में ही अपने वालिद की शफ़क़त से महरूम रही, क्योंकि मेरी वालदा और उनके दरमियान डाइवोर्स हो गई थी। और उसके बाद हम अदालत में मिलने जाया करते थे अपनी वालदा के साथ, लेकिन मेरे वालिद वहाँ पर आते ही नहीं थे हमसे मिलने के लिए। लेकिन यहाँ पर एक बात मैं उन लोगों को भी कहना चाहूँगा जो माँ बाप अपने बच्चों को अलग करते हैं, चाहे वो किसी के भी कहने पर, और उसके बाद वो कहते हैं कि अदालत में मुलाकात कर लें। फिर अक्सर ऐसा ही होता है कि बाप जो है वो या तो पीछे हट जाता है, या फिर वो खर्चे से डर कर, या फिर बदनामी के डर से। फिर 100 मामलात आते हैं जब अदालत में आप बच्चों को लेकर जाते हैं, बाप अदालत में आता है, फिर बहुत सारे तमाशे बनते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। बहरहाल वो कहती हैं कि मेरी वालदा जो है वहाँ लेकर जाया करती थी, लेकिन मेरे वालिद नहीं आते थे और मैं अपने बाप की शफ़क़त से महरूम रही। और यही सब कुछ देखते देखते लड़ाई झगड़े, फिर मेरे ननियाल ने मुझे पाला। और उसके बाद जो है जब मैं जवान हुई, मेरे अंदर ये कॉन्फिडेंस नहीं रहा कि मैं किसी पर एतबार कर सकूं। मैं हमेशा से कोई दोस्त नहीं बनाती थी, अगर कोई बना भी लूं तो उस पर यकीन नहीं कर पाती थी। यूं ही मेरी ज़िंदगी गुजरती रही। बिलाखिर मेरी शादी हो गई, और मेरी शादी हुए 7 साल गुजर गए और मेरे 4 बच्चे हो गए। लेकिन मेरे हस्बैंड के साथ अंडरस्टैंडिंग नहीं थी, मतलब बिल्कुल हम दोनों एक दूसरे के साथ लड़ाई झगड़ों में वक्त गुजरता था। मेरी वालदा मुझे बहुत सारे पीर फकीरों के पास लेकर जाती थी, और एक पीर फकीर जो कि बहुत काबिल थे, उन्होंने कहा कि 7 साल के बाद आप खुद मुख्तार हो जाएंगी। वो बड़ी खुश हुई कि चलो 7 साल गुजर जाएंगे तो फिर मेरी ज़िंदगी जो है ना ऐसी हो जाएगी कि मैं खुद फैसले कर सकूंगी, मेरे शोहर जो है वो मेरे कंट्रोल में होंगे। मतलब जो असल बात थी वो यही थी। कहती हैं कि 7 साल बाद ये होता है कि मेरे जो हस्बैंड है उनकी डेथ हो जाती है, और वो बात सच साबित हुई, लेकिन किसी और तरह से। फिर वो कहती हैं कि जब उनकी डेथ हो गई तो अब जाहिर है मैं बिल्कुल अकेली होगी, और एक बार फिर से मेरी ज़िंदगी में एक बहुत ही ऐसा वाक़या पेश आ गया जो बड़ा गमज़दा और बड़ा तकलीफ़ देता। खैर, वो कहती हैं कुछ अरसा गुजरा, मेरी ज़िंदगी में एक और लड़का आया जो मेरे बहुत अच्छे दोस्त बन गए। उनके साथ मेरा वक्त बड़ा अच्छा गुजरने लग गया। मेरी वालदा ने कहा कि आप दोनों बहुत अच्छे दोस्त हैं तो शादी कर लें। तो उस बंदे ने ये कहा कि भाई मैं इनसे शादी नहीं कर सकता, क्योंकि ये शादीशुदा है, मैं गैर शादीशुदा हूँ, इनके 4 बच्चे भी हैं, ये बेवा हैं, तो मैं शादी नहीं कर सकता। मेरी ये दोस्त है, ये मैं नहीं कह रहा हूँ बल्कि वो खुद कहती है। फिर वो कहती हैं कि कुछ टाइम के बाद उन्होंने मुझसे शादी कर ली। हम दोनों की बहुत अच्छी ज़िंदगी गुजर रही थी, लेकिन आज से 6 महीने पहले मुझे पता चला कि इन्होंने खुफिया तौर पर एक शादी की हुई है। और मुझे ये जानकर बड़ा गुस्सा आया, और मैंने उन्हें कहा कि उसको छोड़ दें। अब उस शादी को लेकर हमारे दरमियान लड़ाई झगड़ा चलता रहा। आए दिन लड़ाई होती थी। फिर जाहिर है वो बंदा जब गुस्से में आता था इन पर हाथ उठाता, चूँकि नहीं करना चाहिए था, लेकिन उन्होंने ये सब कुछ किया। बात यहाँ पर यह है कि जब ये लड़ाई झगड़ा बढ़ रहा था तो आप दोनों को एक दूसरे से अलग हो जाना चाहिए था, आप दोनों को एक दूसरे के साथ रहना ही नहीं चाहिए था। लेकिन ये लड़ाई इतनी ज़्यादा बढ़ी कि मार पीट और इस सारे काम सामने आने लगे। लेकिन आयशा एक बात और भी बताती हैं अपने बारे में जो यहाँ पर समझने वाली है। वो ये कहती हैं कि जब मैं बिल्कुल अपनी ज़िंदगी के मुश्किल तरीन दौर से गुजरी थी ना, उसमें मेरे अंदर एक डेवलपमेंट हुई कि मैं अपने आप में ना एक बदमाश बन गई। मेरी वालदा कहती थी कि आप जो है ना किसी और पर अब जो है ना बस हुकूमत कर सकती हो, बीवी बन के नहीं रह सकती। ये उनकी वालदा भी कहती थी। वो खुद भी कहती हैं कि मेरे अंदर ये डेवलपमेंट आ गई, मेरे अंदर ये चेंजिंग आ गई कि मैं बदमाश बन गई। मतलब मैं हर चीज़ जो है ना खुद करना चाहती थी, हर चीज़ पर कंट्रोल रखना चाहती थी। वो कहती हैं कि उसी दौरान जब मेरी उनसे शादी हुई ना, तो आफ्ताब इकबाल के प्रोग्राम से मुझे ये ऑफ़र आती है
کہ بھئی آپ ہمارا پروگرام، مطلب وہ کہتی ہیں کہ بھئی ایسی لڑکی چاہیے جس کا تلفظ بہت اچھا، اور میں آڈیشن دینے گئی اور میں سلیکٹ ہو گئی. میری والدہ نے منع کیا کہ دیکھو ایک تو تم پہلے سے ہی بہت غصے والی ہو، بہت زیادہ مطلب تمہارا مزاج بڑا ڈیفرنٹ ہے، تو تم یہ میڈیا میں مت جاؤ ورنہ تم اور ایسی ہو جاؤ گی. یہ وہ خود بتاتی تھی کہ میں خود غصے والی اور اس طرح کی چیزیں، یہ کیونکہ یہ پوائنٹ نوٹ کرنے والا ہے. اب وہ کہتی ہیں کہ جب ان کی مجھے شادی کے بارے میں پتہ چلا تو مجھے بہت غصہ آیا اور پھر میرا ان سے لڑائی جھگڑا شروع ہوا. اب دیکھیں لڑائی جھگڑے تو پہلے بھی ہوتے رہے ہوں گے، لیکن اب یہ لڑائی جھگڑا اتنا زیادہ بڑھ گیا کہ کام یہاں تک پہنچ گیا. اور یہ خود بتاتی بھی ہیں کہ مجھے جو ہے عادت ہے، میں بہت زیادہ سخت طبیعت کی ہوں، میرے اندر جو ہے نا وہ عورتوں والا مطلب لڑکیوں والا وہ نرم مزاجی والا کام نہیں ہے. لیکن یہاں اس شخص نے جو کیا وہ غلط کیا. اگر وہ شخص ان کے ساتھ نہیں رہنا چاہتا تھا تو کنارہ کر لیتا. لڑائی جھگڑے سے بہتر ہے. اگر پہلی بات یہ ہے کہ اگر آپ ایک شادی کرتے ہیں پھر دوسری شادی کرتے ہیں تو پہلی کو تکلیف نہ دیں، بلکہ اس کے ساتھ ایڈجسٹمنٹ کریں، دونوں کو راضی رکھیں. شادی کرنا گناہ نہیں ہے، لیکن شادی کے بعد پہلی کے ساتھ اس طرح کے، اب خیر ان کے ہسبینڈ جو ہیں وہ گرفتار ہو چکے ہیں، لیکن یہاں ایک بات میں ضرور کہنا چاہوں گا کہ کہانی دونوں سائڈ کی سننی جانی چاہیے اور دونوں طرف کی بات سننی چاہیے کہ آخر مسئلہ کیا تھا اور کس وجہ سے یہ لڑائی یہاں تک پہنچی. بہرحال اب آپ لوگ بھی بتائیں، ساری کہانی تو میں نے بتا دی کامنٹ سیکشن میں کہ آپ لوگوں کو کیا لگتا ہے کہ کیا وجہ ہو سکتی ہے، کیوں اتنی زیادہ لڑائی. اس شادی کی وجہ نہیں ہے، مجھے یوں لگتا ہے کہ لڑائی اور کوئی مزید اور بہت ساری وجوہات ہوں گی جو کہ بعد میں سمجھ آئیں گی جب ان کے ہسبینڈ باہر آئیں گے. تو مجھے یوں لگتا ہے. بہرحال آپ لوگوں کو کیا لگتا ہے ضرور بتائیے گا. چلتے ہیں نیکسٹ خبر کی طرف. وہ بات کرتے ہیں لاہور میں ہونے والے ایک ایسے واقعے کے بارے میں جس کے بارے میں جان کر آپ کو حیرانگی ہوگی، اور اس پر مریم نفیس نے اپنی رائے دیتے ہوئے اور بتاتے ہوئے کہ یہ دو لڑکیاں جن کے بارے میں سوشل میڈیا پر یہ کہا جا رہا ہے کہ انہوں نے ایک معصوم لڑکے کو مارا ہے، وہ لڑکا معصوم نہیں تھا. ابھی پوسٹ مارٹم کرتے ہیں. ذرا آپ غور کریں. آپ لوگوں نے سوشل میڈیا پر یہ ویڈیو دیکھی جس میں یہ 3 لڑکیاں آتی ہیں ایک سٹور پر، اور یہ باتوں ہی باتوں میں آ کر جو کیشیئر کے ساتھ ایک لڑکا کھڑا ہوتا ہے جو ہیلپر ہوتا ہے جو سامان اکثر پیک کرتا ہے، اس کو دیکھ کر یہ قریب آتی ہے بلو شرٹ والی، اور یہاں آنے کے بعد اس لڑکے کو گریبان سے پکڑتی ہے اور مارنے لگ جاتی ہے. اب جب یہ اسے مارنے لگ جاتی ہے تو اس سے پہلے غور کیجئے گا کہ وہاں پر اور بھی بہت سارے کسٹمرز کھڑے ہیں. ٹھیک ہے، یہ جب دونوں اس کو مارنے لگتی ہیں تو وہ لڑکا بھی آگے سے ہاتھ اٹھاتا ہے، کوشش کرتا ہے، لیکن وہاں پر کھڑے لوگ شاید اس کو منع کر دیتے ہیں کہ تم نہ مارنا. اب وہ مسلسل ماری جا رہی ہیں. اب ساری ایک بات ذرا میں آپ کو آگے چل کے بتاتا ہوں. ان میں سے ایک جو بلیک شرٹ اور بلیک ٹراؤزر والی لڑکی ہے وہ وہاں پر پڑی ایک چیز کو کوئی اٹھاتی ہے، نوکیلی چیز کو، اور اس کے سر میں مارنے کی کوشش کرتی ہے. ٹھیک ہے، اور جس طرح سے یہ لڑکیاں مار رہی تھیں مجھے نہیں مطلب سمجھ آ رہا تھا کہ یار کوئی بھی لڑکی جو ہے وہ مطلب میں وہ کیسے کہوں کہ یار ایک بہت ہی ڈیسنٹ سوبر اور معتبر گھرانے سے بندہ تعلق رکھے اور اس طرح سے لڑکوں کے ساتھ ہاتھا پائی کرے، یہ سمجھ سے باہر ہے. ٹھیک ہے، اب وہ اس کو مسلسل ماری جا رہی ہے، لوگ چھڑانے کی کوشش کر رہے ہیں تو وہ لوگوں کے ساتھ بھی الجھ رہی ہیں. لیکن یہاں پر ایک بات جو انہوں نے کہی مریم نفیس نے کہ یہ بڑی معصوم سیدھی سادھی لڑکیاں ہیں، تو یہ لڑکا ان کی باڈی کے بارے میں، چیسٹ کے بارے میں کمنٹ پاس کر رہا تھا وہاں کھڑے ہو کر. وہ لڑکا ان کو تو وائفے کہہ رہا تھا اور ان کی باڈی کے بارے میں باتیں کر رہا تھا اور گندی گندی باتیں کر رہا تھا اور کہہ رہا تھا کہ آ گئی ہیں ورکنگ لڑکیاں ہیں، ورکنگ وومن ہیں، اور یہ وہ اس طرح کی کامنٹس پاس کر رہا تھا. اب بات یہاں پر یہ سمجھنے کی ہے کہ اگر لڑکا اس طرح کے کامنٹس پاس کر رہا تھا، اس کی چیسٹ کے حوالے سے بھی بات کر رہا تھا، یہ کہہ رہا تھا کہ یہ طوائفیں ہیں، یہ راتوں کو نکلتی ہیں اور اس طرح کے کام کرتی ہیں، یہ غلط لڑکیاں، اس طرح کے کامنٹس پاس کر رہا تھا، وہاں پر ہنس ہنس کر ان پر یہ باتیں کر رہا تھا، تو قریب کھڑے ہوئے وہ سارے لوگ یہ ساری چیزیں دیکھ کر ایک بار بھی اس کی طرف نہیں دیکھ رہے. یہ جو کیشیئر ہے یہ کیوں مطلب اپنا کام کرتا رہا. اب وہ قریب کھڑا ہو کر اس طرح کے جملے کس رہا ہے کہ اس کی چیسٹ دیکھو، اس کی فزیک دیکھو، اس کی باڈی دیکھو، یہ طوائفیں ہیں، یہ راتوں کو نکلتی ہیں. مطلب آپ ذرا غور کریں کہ اس طرح کی ساری چیزیں ہو رہی ہوں اور قریب کھڑے ہوئے لوگ، اور یہ جو کیشیئر ہے یہ اپنی پیمنٹ گن رہا ہے، دے رہا ہے، یہ وہ سب کچھ کر رہا ہے، تو یہ سارے لوگ اس لڑکے کو مار کیوں نہیں رہے. آپ خود سوچیں کہ جب اس طرح کی کوئی بات کوئی مرد کسی عورت کے اوپر بولتا ہے تو قریب کھڑے ہوئے بزرگ لوگ جتنے بھی ہوتے ہیں وہ کیا خاموش رہتے ہیں؟ کبھی بھی خاموش نہیں رہتے. اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر انہوں نے مار کٹ کر
पुलिस में जाकर रिपोर्ट दर्ज करवाई है, उसको जेल में भिजवाया, थाने भिजवाया है, उस पर केस कर दिया है, तो क्या ये वहीं खड़े होते हुए भी 15 पे कॉल कर सकती थी? 15 पर कॉल करती और इस लड़के को उठवाती। ऐसा भी तो है ना, देखें बाद में जाकर जो इस पर FIR कटवाई है, और दूसरा वो बंदा ये कह रहा है कि यहाँ से जो भी इन्होंने सामान लिया 5-6 हज़ार रुपए का, वो भी ले गई, उसकी पेमेंट भी नहीं की। अब इतनी बड़ी बात होगी तो सामान वहीं फेंकना चाहिए था, सब चीजें वहीं फेंकते, वो भी साथ ले गई, मार कुट कर चीजें भी ले गई, पैसे भी नहीं दिए। ये सारा क्या मामला है? देखिए वहां पर अगर इन्वेस्टिगेशन होगी तो फिर सारे कैमरों में सब चीजें आ जाएंगी। बहरहाल इस बारे में आप लोगों की क्या राय है? आप लोगों ने भी पूरी वीडियो देखी होगी, ये सोशल मीडिया पर जो वायरल है, इस बारे में आप लोग अपनी राय जरूर दीजिएगा। चलते हैं नेक्स्ट खबर की तरफ, वो बात करते हैं हमारे बचपन के बहुत ही बेहतरीन, जबरदस्त, हमारी यादों में बसने वाले एक बेहतरीन अदाकार तोकीर नासिर के बारे में। तोकीर नासिर ने अभी रिसेंटली एक इंटरव्यू में बताया, बहुत बड़े बड़े इंकशाफात किए हैं, आप जानकर हैरान हो जाएंगे। सबसे पहले तो उन्होंने ये इंकशाफ किया कि मेरी एक्टिंग को शाहरुख खान बहुत ज्यादा पसंद करते थे, और इतना ज्यादा पसंद करते थे कि वहां से आने वाले किसी भी फनकार के साथ मेरे लिए एक पैगाम पहुंचाते थे कि मुझे आपकी एक्टिंग बहुत पसंद है और मैं आपको बहुत ज्यादा पसंद करता हूं, इसी तरह से काम करते रहिए, मैं आपको देखता रहता हूं। इस तरह के पैगाम वो पहुंचाया करते थे। और साथ में उन्होंने एक और बहुत बड़ा इंकशाफ किया, वो भी मैं आपको बताता हूं। उन्होंने ये कहा कि उनकी जो फिल्म थी कभी अलविदा ना कहना, उस फिल्म में जो उन्होंने किरदार निभाया था, वो मेरे ड्रामे परवाज में जो मेरा किरदार था उसको टोटली उन्होंने कॉपी किया था। परवाज में जिस तरह का मैंने जो PTV का बहुत पुराना ड्रामा है परवाज, मैंने भी इसके बारे में रिसर्च नहीं की, ना देखा है, लेकिन अगर मैंने रिसर्च की और दोनों चीज़ों को सेम देखा तो इस पर मेन चैनल पर एक वीडियो बनाऊंगा और दिखाऊंगा कि कहाँ कहाँ क्या क्या कॉपी हुआ है। लेकिन वो ये कहते हैं कि वो मेरे उस किरदार को लेकर उन्होंने टोटली इसको कॉपी किया, और जिस तरह से मैंने परफॉर्म किया था, जिस तरह से मैंने एक्टिंग की थी, वो सारे की सारी सेम है। और एक और बात उन्होंने जो बताई वो बहुत हैरान कुन थी, और हमेशा की तरह जिस तरह से हमारे बहुत सारे फनकार कहते हैं कि हमें इंडिया से ऑफर आई थी, हमने उस फिल्म को, उस ड्रामे को रिजेक्ट कर दिया था, इसी तरह से तोकीर नासिर साहब ने भी कहा कि मुझे जिस वक्त मेरी जवानी का टाइम था और मैं बहुत ज़्यादा पॉपुलर था, तो उस वक्त मुझे इंडिया से ऑफर आई थी कि आप आ जाएं, हम आपके साथ माधुरी को कास्ट करेंगे और आपके साथ एक फिल्म करना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि माधुरी को मेरे लिए कास्ट किया जा रहा था, उनके साथ मुझे जो है एक बहुत बड़ी फिल्म में लिया जा रहा था, लेकिन मैंने इनकार कर दिया क्योंकि मैं पाकिस्तान के लिए काम करना चाहता था। इसमें कोई शक नहीं कि तोकीर नासिर साहब की बड़ी कमाल एक्टिंग थी यार, बहुत ही, मतलब रंग रूप पर ना जाएं, लेकिन उनके अगर आप उनके अल्फाज बयान करने के अंदाज पर जाएं तो बहुत ही कमाल का उन्होंने काम किया। और उसको देखते हुए मैं ये समझता था कि वाकई यार उनको ऑफर हुई होगी, क्योंकि आजकल के जो फनकार हैं ना, उनकी एक्टिंग में और उनकी तोकीर नासिर की एक्टिंग में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। तो मुझे याद है उनके बहुत सारे ऐसे ड्रामे जो हम बचपन में देखा करते थे, और मैं पिछले दिनों इस बात के बारे में सोच भी रहा था कि तोकीर नासिर साहब कहाँ गायब हो गए। बहुत सारे हमारी बचपन की यादों से जुड़े हुए ऐसे फनकार हैं जो हयात हैं, अल्लाह उनको ज़िंदगी दे, लेकिन वो आजकल देखने को नहीं मिलते और उन जैसी एक्टिंग भी देखने को नहीं मिलती। अल्लाह ताला उनको लंबी ज़िंदगी दे। बहरहाल आप लोगों को इस बारे में क्या कहना है? क्या आपको तोकीर नासिर साहब का कोई पुराना बचपन का ड्रामा याद है? तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह ताला से दुआ है कि जितने भी हमारी यादों से जुड़े हुए लोग हैं, चाहे वो एक्टर हों, आम लोग हों, जहाँ भी हो, खुश हों यार, क्योंकि यादें जब तक ज़िंदगी रहती है साथ रहती हैं। और उन लोगों की यादें जिनके साथ हमारा वक्त अच्छा गुजरा हो, जिनके साथ हमारी ऐसी यादें हों जिन्हें हम भुलाना भी चाहें तो ना भूल पाते हों, बस वो हमेशा जहाँ भी रहें सदा खुश रहें। और जो इस दुनिया से जा चुके हैं, मुझे अपनी यादों में ना सबसे ज़्यादा अजीज़ हमेशा मुझे अपने वालिद ही होते हैं। मेरी यादों में हमेशा मुझे अपने बाप की बड़ी याद आती है यार। बातों बातों में ऐसी जहन में आ गया बस, तो आपको ये बातें कहने लग गया हूँ। जिस इंसान ने भी अपने माँ बाप से दोस्ती पक्की रखी है ना, जिस इंसान ने भी अपने माँ बाप को अपनी यादों में रखा है और उनके हयात होते, जिंदा होते हुए उनकी खिदमत की है ना, वो कभी दुखी नहीं होता यार। और ज़िंदगी में जब उस पर कोई मुश्किल आती है ना, तो फिर अल्लाह ताला उसके लिए बड़ी आसानियाँ भी पैदा करते हैं। और ऐसा तो कोई शख्स नहीं जिसकी ज़िंदगी में जो है ना मुश्किलात ना आती हों, परेशानियाँ ना आती हों। सबकी ज़िंदगी में मुश्किलात, परेशानियाँ, सब कुछ आता है, लेकिन मदद उन्हीं लोगों की ज़्यादा होती है जो अपने माँ बाप को खुश रखते हैं। माँ बाप को खुश रखिए,
کامیابی آپ کے قدم چومے گی. اپنا خیال رکھیے گا, دعاؤں میں یاد رکھیے گا. سمیر چودھری کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.